नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। एनडीए में इस वक्त ऐसा तूफान मचा हुआ है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कहते हैं कि राजनीति में हर दिन नए समीकरण बनते और बिगड़ते हैं, लेकिन अगर कोई नाम सबसे ज्यादा पलटी मारने के लिए मशहूर है तो वो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सच कहें तो मानव जाति के इतिहास में अगर पलटी मारने वालों की लिस्ट बने तो नीतीश कुमार का नाम सबसे ऊपर चमकेगा और एक बार फिर उन्होंने ऐसा कर दिखाया है। आप देखिए, उपराष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग से महज चंद घंटे पहले जब पूरा देश चंद्रबाबू नायडू और विपक्ष की स्ट्रेटेजी पर नजर गड़ाए बैठा था, पर असली धमाका तो बिहार से ही हो गया। अब जरा सोचिए, दिल्ली में मॉक पोल चल रहा था, विपक्षी सांसद संविधान सदन में बाकायदा वोटिंग की रिहर्सल कर रहे थे और उसी वक्त बिहार में नीतीश कुमार ने रियल पेपर में सबसे पहला सवाल हल कर दिया। नीतीश ने बिना इंतजार किए, बिना हिचकिचाए बक्सर की एक जनसभा से अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। और तो और उस वक्त मंच पर कौन बैठा था क्या आप जानते हैं? बीजेपी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। जी हाँ, मतलब अपने ही सहयोगी के सामने सीधा संदेश दे दिया कि भाई साहब, बड़ा कौन है इसे मत भूलिए। ये वाकई गजब की स्थिति है, क्योंकि बिहार में अब तक एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है, तो नीतीश कुमार ने अपने कैंडिडेट कैसे मैदान में उतार दिए। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने ऐसा कदम क्यों उठाया? क्या नीतीश 2 दिन और नहीं रुक सकते थे? क्या वो बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं, या ये नीतीश कुमार की कोई नई चाल है? आपके इन सभी सवालों के जवाब देंगे अपनी इस खास रिपोर्ट में। सबसे पहले आपको बता दें कि नीतीश कुमार के बारे में लोग कहते हैं कि जब तक नीतीश बाबू जिंदा हैं तब तक बिहार की राजनीति में सस्पेंस खत्म नहीं हो सकता। इसमें कोई शक भी नहीं है कि नीतीश कुमार राजनीति के सबसे चालाक खिलाड़ी हैं। वो जब बीमार बताए जाते हैं तब भी राजनीतिक फैसले लेने में सबसे ज्यादा फुर्तीले साबित हो जाते हैं। अब शनिवार को ही देख लीजिए, सीएम नीतीश कुमार बक्सर के कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। यहाँ उन्होंने मंच से ही राजपुर सीट से जेडीयू उम्मीदवार के तौर पर पूर्व मंत्री संतोष निराला का नाम घोषित कर दिया। खास बात यह रही कि जब वो नाम की घोषणा कर रहे थे तभी बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी उसी मंच पर मौजूद थे। उन्होंने बता दिया कि सीट शेयरिंग का इंतजार करने की जगह उन्होंने सीधे अपनी परंपरागत सीट पर कैंडिडेट उतारकर बता दिया है कि हमको किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अब जरा पूरे खेल को समझिए। बिहार एनडीए में इस बार कुल 5 दल हैं, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान, एलजेपी, जीतन राम मांझी की हम पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा का राष्ट्रीय लोक मोर्चा। सबके सब अपने अपने हिस्से के लिए छीना झपटी में लगे हुए हैं, जैसे कोई मेला लगा हो और सब लोग मुफ्त के लड्डू बांटने की लाइन में लगे हुए। और जेडीयू साफ कह चुकी है कि बीजेपी से कम एक सीट तो ज्यादा चाहिए ही चाहिए। चिराग पासवान भी अपने हिस्से का दावा ठोक रहे हैं, मांझी भी पीछे नहीं है, और तो और कुशवाहा को भी लगता है कि उन्हें अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। अब बीजेपी चाहती है कि 220 वाला फॉर्मूला ही दोहराया जाए, लेकिन नीतीश कुमार को कहां ये मंजूर होगा। इसीलिए उन्होंने सीधा ऐलान कर दिया कि जेडीयू की परंपरागत सीटें किसी और के खाते में नहीं जानी चाहिए। और तो और इसमें सिर्फ उम्मीदवार का ऐलान ही नहीं था, इसमें एक तीर से कई निशाने साधे गए। पहला, अपने कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाना कि घबराइए मत, टिकट वही मिलेगा जहां से आप हमेशा चुनाव लड़ते रहे। वहीं दूसरा, बीजेपी को साफ चेतावनी देना कि गठबंधन का हिस्सा होना और गठबंधन की कमान संभालना 2 अलग अलग बातें हैं। और तीसरा, विपक्ष को भी हल्का संकेत देना कि अगर मौका आया तो नीतीश कुमार अब भी वही पुराना दाव खेल सकते हैं। अब जरा संतोष निराला पर ध्यान दीजिए। ये वही संतोष निराला है जो 2 बार मंत्री रह चुके हैं। अनुसूचित जाति के चेहरे के तौर पर इन्हें हमेशा अहमियत मिली है। 2020 में भले ही ये कांग्रेस के उम्मीदवार से हार गए हों, लेकिन नीतीश कुमार ने उन्हें फिर से मौका देकर साफ कर दिया है कि जेडीयू अपने दलित चेहरों को मजबूत करना चाहती है। और ये सब ऐसे वक्त पर हुआ जब मंच पर बीजेपी का बड़ा नेता बैठा हो। सोचिए, उस पल में सम्राट चौधरी के चेहरे का रंग कैसे होगा, मुस्कुराहट भी और अंदर ही अंदर झुंझुलाहट भी। सूत्रों की माने तो जेडीयू ने अपनी सीटों को 2 हिस्सों में बांट दिया है। पहली वो सीटें जहां उम्मीदवार का नाम पहले से पक्का है, दूसरी वो सीटें जहां थोड़ी सी असमंजस है। और दिलचस्प बात यह है कि पहले हिस्से वाली सीटें 1 दर्जन से भी ज्यादा हैं। यानी नीतीश कुमार ने सीट बंटवारे का खेल शुरू होने से पहले ही अपने पत्ते टेबल पर रख दिए हैं। अब बीजेपी चाहे जितना दम लगा ले, जेडीयू ने पहले ही बता दिया कि राजगीर से कौशल किशोर, धमदाहा से लेशी सिंह, नालंदा से श्रवण कुमार, दरभंगा से मदन सहनी और न जाने कितनी सीटों पर उनका दावा पक्का है। बीजेपी के लिए ये वैसा ही है जैसे कोई साझेदारी की दुकान खोले और अपना पार्टनर से पहले माल अपने गोदाम में
भरवा ले। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं। 2020 में जेडीयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 47 सीटें जीत पाई थी। बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा और 74 सीटें जीत ली। मतलब साफ है कि बीजेपी का प्रदर्शन कहीं बेहतर था, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री की कुर्सी किसके पास रही? नीतीश कुमार के पास। और यही तो उनकी असली ताकत है। मतलब कम सीटें जीतो, लेकिन खेल ऐसा खेलो कि ताज आपके सिर पर ही सजे। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर बिहार की तस्वीर देखें तो सबसे दिलचस्प नतीजे नीतीश कुमार की पार्टी के हिस्से आए थे। बीजेपी ने अपने कैंडिडेट सबसे ज्यादा सीटों पर उतारकर पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन नतीजा ये हुआ कि उसे सिर्फ 12 सीटों पर जीत मिली। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार की जेडीयू ने भी 12 सीटें जीतकर बीजेपी को बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया। मजे की बात यह रही कि चिराग पासवान ने तो 100% स्ट्राइक रेट बना डाला था। जो 5 सीटें उन्हें मिली वो पांचों की पांचों उन्होंने जीत ली। मांझी को 1 सीट दी थी, वो भी उन्होंने अपने नाम कर ली। यानी साफ है कि बीजेपी को छोड़कर बाकी सभी सहयोगियों ने शानदार प्रदर्शन किया और उनमें भी सबसे चमकदार प्रदर्शन नीतीश कुमार का ही रहा। यही वजह है कि आजकल चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार मोदी जी के राइट और लेफ्ट में खड़े दिखाई देते हैं। नीतीश भी ये अच्छे से जानते हैं और समझते हैं कि उनकी अहमियत कितनी है, इसीलिए बिहार में उन्होंने दबाव की राजनीति शुरू कर दी है इस बार। लेकिन दिक्कत यह है कि एनडीए में दलों की संख्या बढ़ चुकी है, यानी बीजेपी और जेडीयू दोनों को पिछली बार से कम सीटों पर लड़ना होगा। लेकिन नीतीश कुमार के लिए ये कोई समस्या नहीं है। उन्होंने तो पहले ही ऐलान कर दिया है कि भाई जेडीयू की परंपरागत सीटें किसी और को नहीं मिलेंगी। अब बीजेपी चाहे जितना माथापच्ची कर ले, नीतीश बाबू का फैसला तो तय है। रविवार को किया गया उनका ये कदम भी इसी स्ट्रेटेजी का हिस्सा था, ताकि मीडिया में सुर्खियां बने और बहस छिड़े। वैसे भी नीतीश कुमार की पलटी अब तो सिर्फ राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन चुकी है। वैसे राजनीति में वक्त की अहमियत सबको समझनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली में जब विपक्ष मॉक पोल करके वोटिंग की तैयारी कर रहा था तो नीतीश कुमार ने अपनी चाल चल दी। और यही तो उनकी खासियत है कि वो चुपचाप अचानक से वार करते हैं। अब देखना ये होगा कि इस बार का असर उपराष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग पर भी पड़ेगा या नहीं। वहीं देखना ये भी दिलचस्प होगा कि बीजेपी इस चुनाव का जवाब कैसे देती है। क्या वो नीतीश कुमार के दबाव में झुकेगी या फिर बिहार का गठबंधन टूटने की कगार पर पहुंच जाएगा? जो भी कहिए, विपक्षी गठबंधन के नेताओं को तो अब और मजा आ रहा होगा। उन्हें लगता होगा कि अगर नीतीश कुमार एनडीए के भीतर ही इतना दबाव बना सकते हैं तो कल को पलटी मारकर हमारे खेमे में आए तो खेल पूरी तरह से पलट सकता है। और नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि वो कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त पलटी मार सकते हैं। फिलहाल जो तस्वीर है वो बताती है कि गठबंधन बाल बराबर पुल पर खड़ा है। जरा सी हवा का झोंका आया और मामला धड़ाम से गिर सकता है। और अगर ये पुल टूटा तो असर सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, दिल्ली तक की सत्ता तक इसकी गूंज जाएगी। और विपक्ष तो पहले से ही यही चाहता है कि नीतीश कुमार किसी बहाने से पलटी मारे, क्योंकि अगर नीतीश कुमार ने एक और पलटी मारी तो भारतीय राजनीति की तस्वीर ही बदल जाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।